आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 2 और इसके लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर का हम सवालों को हल करेंगे। तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो हमारा है कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, जैसे नींबू रस, इमली, सिरका में कौन सी अम्ल पाई जाती है। तो ये हमारा बुक का है। तो देखिए हम यहाँ से लिख देंगे कौन से अम्ल किस में पाए जाते हैं। ये सारे हम याद कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में देखा जाए तो कभी भी कोई भी पूछ ली जाती है, तो ये सारे याद कर ले आप। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 2 को देखें तो यहाँ पे है निम्नलिखित अम्लों के आणविक सूत्र लिखने हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल के आणविक सूत्र। तो हम यहाँ से लिख देंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का हम लिखेंगे N2SO4, नाइट्रिक अम्ल का HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हम लिखेंगे HCl। तो ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। फास्फोरिक अम्ल है H3PO4, कार्बनिक अम्ल है H2CO3। फिर है हमारा क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया हम जस्ता से होती है। तो अभी देखिए, तो देखिए जब अम्ल की अभिक्रिया धातु से हो ना, जब भी अम्ल की अभिक्रिया हम धातु के साथ कराएंगे तो हमें एक धातु की यौगिक मिलती है और हमें हमेशा हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, H2 गैस हमेशा मिलेगी। तो पहला है हमारा हाइड्रोजन सल्फेट प्लस जिंक। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या होता है, अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु का विस्थापन मतलब हटा देती है। तो जैसे यहाँ पे हमारा जो हाइड्रोजन है ना वो कम क्रियाशील है, तो इसे हटा दिया जाएगा। तो जिंक सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये तो तीर चिन्ह क्यों? तो तीर चिन्ह का तात्पर्य होता है ये गैस, हाइड्रोजन जो गैस होगी वो नीचे तो नहीं ऊपर जाएगी ना, तो इसलिए इसे हम तीर चिन्ह के द्वारा ऊपर की तरफ दिखाते हैं। दूसरा है हमारा HCl प्लस Mg। तो यहाँ देखिए यहाँ पे बना है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस ऊपर की तरफ जा रही है। हाइड्रोजन सल्फेट, एल्युमिनियम में भी ये हाइड्रोजन गैस ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस तरह हम लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। तो यहाँ लिखा हुआ है एसिटिक अम्ल जो है एक दुर्बल अम्ल है तथा अमोनिया एक क्या है, दुर्बल अम्ल है। तो दोनों ही क्या है, दुर्बल है। तो यहाँ लिखा है कि यहाँ दुर्बल शब्द से क्या तात्पर्य है। तो दुर्बल शब्द से देखेंगे, पहले हम दुर्बल अम्ल को देख लेते हैं। तो वैसा अम्ल जो जल में अंशतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता हो। ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता हो, जैसे एसिटिक अम्ल, यहाँ हमेशा आपको हाइड्रोजन दिखेगा। ठीक है, बोरिक अम्ल हाइड्रोजन है। तो ये दुर्बल अम्ल के है। अब हम देखेंगे कि अब ये दुर्बल तो अम्ल हो गया हमारा क्या शब्द है। अब हम यहाँ क्या है, दुर्बल भस्म क्या है, तो हम यहाँ से देख लेते हैं। तो वैसा अम्ल, वैसा भस्म जो जल में अंशतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, OH- आयन देता है। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे दुर्बल भस्म। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम 5 देखते हैं। तो 5 में भी हमें भेद बताना, जैसे परवल अम्ल और सांद्र अम्ल में क्या भेद है। तो देखिए हम लिख लेंगे परवल अम्ल। तो देखिए परवल अम्ल क्या है, तो हम इसका उदाहरण दे देंगे। तो वैसा अम्ल जो पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देता हो। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन देता हो तो हम इसे क्या करेंगे, देखिए यहाँ हाइड्रोजन है तो उसे हम कहेंगे परवल अम्ल। फिर सांद्र अम्ल, परवल अम्ल मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, मजबूत। ठीक है, स्ट्रॉन्ग। और वहीं पे सांद्र अम्ल मतलब क्या होगा, वीक। तो देखिए वैसा जलीय विलयन जिसमें अम्ल अत्यधिक मात्रा में घुली होती है उसे हम कहते हैं सांद्र अम्ल। अब हमारा जो है दूसरा, परवल भस्म और दुर्बल भस्म में क्या अंतर है। तो परवल मतलब स्ट्रॉन्ग भस्म, तो वैसा भस्म जो जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देता हो उसको हम लिखेंगे KOH। पूर्णतः मतलब क्या, मानिए ये हमारा जल है, ठीक है, तो इसमें क्या हो, पूरा घुल जाए, जो भी पदार्थ हमें घुलना है ना वो पूरा घुल जाए और इसमें घुलने की क्षमता ही ना रहे। ठीक है, अब हम लिखेंगे परवल भस्म हो चुका है। अब दुर्बल भस्म, तो वैसा भस्म
जो जल में अंशतः आयनिक होकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है उसे हम क्या कहेंगे? दुर्बल भस्म कहेंगे। अब देखिए हमारा है कार्बोनेट का उदासीनीकरण ऑक्साइड तथा हाइड्रो ऑक्साइड के उदासीनीकरण से कैसे भिन्न है? तो अगर कार्बोनेट, तो यहाँ देखिए कार्बोनेट का उदासीनीकरण जब हम करते हैं ना तो हमें CO2 गैस मुक्त होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 गैस मुक्त होगा। अगर इसी तरह जब हम हाइड्रोक्साइड का उदासीनीकरण करते हैं तो हमें कौन सा गैस मिलता है? तो ऑक्सीजन O2 गैस मुक्त होती है। ठीक है, तो इस तरह दोनों प्रक्रियाएं भिन्न है। अब हमारे यहाँ पे दिया गया है तो pH प्रतीक में P तथा H क्या संकेत करता है और pH स्केल क्या सूचित करता है? तो देखिए P हमेशा शक्ति मतलब पावर को दर्शाता है। P मतलब पावर। ठीक है, अब है और शक्ति तथा H, जो यहाँ H है वो विलयन में हाइड्रोजन आयन को दर्शाता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन को दर्शाता है। और जो pH है वो अम्लीय, विलयन, क्षारीय है, उदासीन है या लवणीय है, ये दर्शाता है। अब हमारा है तो यहाँ देखिए 5 विलयन दिया गया है। तो पहला ये पाँचों है 3, 1, 12, 7, 9, तो उदासीन है। तो देखिए 7 जो होता है pH मान वो हमेशा क्या होता है? उदासीन होता है। 7 को हम उदासीन मानते हैं। ठीक है, ये ना अम्लीय है ना क्षारीय है, ये उदासीन है। फिर जो हमारा है परवल क्षारीय, तो परवल क्षारीय कौन होगा? तो परवल क्षारीय होगा 12। परवल क्षारीय का मतलब क्या है? मतलब बढ़ता क्रम 8, 9, 10, 11, जितना ज़्यादा आगे जाएगा वो उतना ही परवल क्षारीय होगा। तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। उसके बाद है हमारा परवल अम्लीय है। तो परवल अम्लीय से क्या तात्पर्य है? जितना कम, जैसे 1 ज़्यादा परवल होगा, 2 उसके बाद, फिर तीसरा, फिर चौथा आएगा। तो 1 सबसे ज़्यादा परवल है ना, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 1। फिर लिखा है दुर्बल अम्लीय, जो जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा ना उतना दुर्बल होगा, तो यहाँ पे 3 दुर्बल अम्लीय है। फिर लिखा हुआ है दुर्बल क्षारीय है, तो 9 हमारा क्या हो जाएगा? दुर्बल क्षारीय। परवल क्षार है 12 और 9 हमारा दुर्बल क्षारीय है। उम्मीद है समझ में आई है अच्छी तरीके से। अब हमारा है 3 अम्लीय विलयन दिया हुआ है। ठीक है, XYZ और pH मान 0, 3 और 5 है। तो किस विलयन में हाइड्रोजन आयन सर्वाधिक होगा? तो किस विलयन में हाइड्रोजन आयन सर्वाधिक होगा? तो 3। जिसमें ज़्यादा अम्लीय होगा तो 3। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन सबसे कम होगा? तो 5। ठीक है, 0 नहीं। अब है अच्छे फसल के लिए मिट्टी का pH मान 5.5 हाइफन 7.0 होना चाहिए। किसान मिट्टी में चूना क्यों मिलाता है? तो हम यहाँ से लिख देंगे मिट्टी के अत्यधिक अम्लीय रहने पर उसमें कली चूना या भकरा चूना मिलाया जाता है, क्योंकि मिट्टी अगर ज़्यादा अम्लीय होगा ना तो फसल खराब हो जाती है, या तो जो भी फसल उगाई खराब ही हो जाएगी। तो इसलिए इसके क्या करता है, संतुलन बनाने के लिए, संतुलित हो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें चूना मिलाते हैं। तो कौन सा चूना होता है? कली चूना, भकरा चूना या कैल्शियम कार्बोनेट डालकर किसान उसका pH मान नियंत्रित करता है। फिर है हमारा अम्लपित्त का pH मान 1 से 3 के बीच होता है। तो बताइए अम्लपित्त अम्लीय है या क्षारीय है? तो हम जानते हैं pH मान 1 से 3 के बीच है तो वो विलयन क्या होगा? अम्लीय होगा। फिर अम्लपित्त का pH मान 1 से 3 के बीच किस पदार्थ के कारण होता है? तो वो हम लिख देंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 12 है अग्निशामक यंत्र द्वारा आग बुझाने की क्रिया को रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा अगर हमें समझाना है तो देखिए ये फॉर्मूला पहले डाल देंगे। फिर हम लिखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनाइट तथा हाइड्रोजन सल्फेट परस्पर संपर्क में आकर, मतलब दोनों आपस में मिलकर CO2 गैस बनाते हैं और ये गैस तेजी से क्या होती है, बाहर निकल कर आग को बुझा देते हैं। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 उत्फुलन क्या है?
तो हम लिखेंगे उत्फुल्लन क्या है? उत्फुल्लन प्रदर्शित करने वाले किसी यौगिक का नाम, एक अभिक्रिया देकर इसे समझाना भी है। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट 0.10 जल को हवा में खुला छोड़ने पर रवाकरण के जल को त्याग कर, ठीक है, त्याग कर सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्राइड का चूर्ण बनाना उत्फुल्लन कहलाता है। और इसका जो उदाहरण होगा वो वाशिंग सोडा, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, और जो फॉर्मूला होगा वो होगा सोडियम कार्बोनेट 0.10 जल, सोडियम कार्बोनेट 0.10 जल। अब है हमारा 14 नंबर, किसी विलयन में H आयन की सांद्रता, ठीक है, 10-5 है तो pH मान ज्ञात करें और विलयन की प्राकृतिक भी बताइए। तो इस तरह हम लिख लेंगे, वो विलयन हमारा क्या होगा? अम्लीय होगा। इस तरह आप बना ले मैथ को। अब है हमारा यौगिकों के संबंध में उनके उपयोग से स्थापित किया। जैसे सोडियम कार्बोनेट क्या है? ये कपड़े साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? तो ये बेकिंग पाउडर है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस सांचे बनाने के लिए, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस सांचे बनाने के लिए इस्तेमाल किया था, क्योंकि इसे हड्डी जोड़ने के में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब है 16 नंबर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त उत्पादों के नाम लिखे। तो अगर हम इसे गर्म करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा? तो हम ये लिख सकते हैं,